तो सभी बच्चों को राधे राधे। देखो इस वीडियो का अगर सीरीज में जो CUT का पेपर आने वाला है उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। तैयारी करने का मतलब ये है कि मेरा जो मकसद है कि केवल क्वेश्चन आंसर, लास्ट टाइम आप केवल क्वेश्चन आंसर देखिए, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि सारे चैप्टर कवर करूँ। पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि सारे चैप्टर कवर करूँ और सारे चैप्टर के बाद सवाल, ठीक है, सवाल के माध्यम से बीच बीच जो थ्योरी आएगी उसमें समझते भी जाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे, ठीक है। तो आज फिजिक्स का तो ये पहला सीरीज होगा। इसमें हम लोग सवाल करेंगे एक वीडियो में या एक सीरीज में, कहते हो 15-20 सवाल जो भी होगा करेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल है, देखो सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक, लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा कि हिंदी में ही सवाल कराया जाए, हिंदी मीडियम में ही बात की जाए, ठीक है। जो शब्द मेन टर्म है वो इंग्लिश में बोला जाएगा, लेकिन मेन कहते तो लैंग्वेज हिंदी ही रहेगा, ठीक। ओवरऑल कह सकते हो कि इंग्लिश रहेगा। चलो पहला सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। तो Q बराबर NE होता है, बात सही है ना। Q बराबर NE होता है। थोड़ा इसको मोटा कर ले और इसको भी हल्का सा, हाँ। तो Q बराबर NE होता है, ये बात सही है। कह रहा है परंपरागत रूप से इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक माना जाता है, भी बात सही है। दूसरा वाला भी सही है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस होता है। फिर कह रहा है यह तथ्य है कि विद्युत आवेश सदैव E का पूर्णांक गुणज होता है, इसी को क्वांटिमीकरण कहते हैं, भी बात सही है, ठीक है। चौथा कह रहा है कि आवेश के क्वांटिमीकरण को न्यूटन ने 1992 में प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शित किया था, ये बात गलत है। जो क्वांटीमीकरण है या क्वांटीकरण जो है, क्वांटाइजेशन है, उसको न्यूटन ने नहीं मिलिकर ने दिया था। उसको मिलिकर ने कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया था, दर्शाया था मिलिकर ने। तो तीनों बात सही है, लास्ट वाला गलत है। लास्ट वाला कह रहा है कि जो क्वांटाइजेशन है, चार्ज का जो क्वांटाइजेशन, आवेश का जो क्वांटी, हम लोग पता है आवेश के 3 गुण होते हैं। आवेश में जुता पाई जाती है, आवेश संरक्षित होता है और आवेश में क्वांटिमीकरण होता है। चार्ज होता है क्वांटाइज होता है, चार्ज एडिटिव नेचर होता है, ठीक है। और जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, ठीक। और चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। पहली बार चार्ज का यूनिट कुलाम होता है और एक होता है ESU। तो 1 कुलाम बराबर होता है 1 कुलाम 3 × 10⁹ ESU, ठीक। ये CGS यूनिट है, ये SI यूनिट है चार्ज का। चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक। ये हो गए थोड़ा वो चार्ज के बारे में बता दें। तो इसमें चौथा ही गलत है, वही पूछा था, इसका मतलब D वाला, सॉरी ये कह रहे हैं चौथा गलत है, तो चौथा केवल चार्ज, C वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा आवेश का गुण नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो गलत लिखा है ये होगा क्वांटीमीकरण या क्वांटीकरण कह सकते हो, हाँ। तो कह रहा है कि कौन सा आवेश का गुण नहीं है। तो पहला कह रहा है क्वांटाइजेशन, क्वांटिमीकरण, बात सही है, ये तो है। स्केलर, ये भी बात सही है। एडिटिव मतलब योगात्मक होता है, योज्यता पाई जाती है, भी बात सही है। अफेक्टेड बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाँ यही बात गलत है, ये चार्ज में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो होता क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निर्भर करती हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कहाँ से हम देख रहे हैं, निर्देश तंत्र, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देश तंत्र। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। जैसे अगर बस चल रही है, तो जब जो आदमी बस में बैठा है और उसके बगल में जो आदमी बैठा है वो कहेगा ये आदमी रुका हुआ है, लेकिन जो आदमी नीचे खड़ा रहेगा वो कहेगा ये आदमी भाग रहा है। उसी आदमी को, मतलब एक आदमी मान लो राजू है, राजू बस में बैठा है, और दूसरा आदमी एक काजू है, ये राजू है, ये काजू है, और ये गोलू है, बाहर है। तो गोलू बाहर है, अब बस चल रही है, तो गोलू कहेगा राजू चल रहा है, लेकिन राजू और काजू को पूछा जाएगा तो राजू कहेगा नहीं काजू खड़ा हुआ है, या काजू भी कहेगा राजू क्या है, खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए स्पीड जो होती है, स्पीड वेलोसिटी जो होती है या स्पीड जो होती है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। अलग अलग देखने से, अलग अलग जगह के देखने से स्पीड अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो चार्ज होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर नहीं करता है। चार्ज को कहीं से देखा जाए, किसी बॉडी पर, चंद्रमा से देखा जाए, बस में बैठ के देखा जाए, छत पे से देखा जाए, हर जगह से बॉडी पे चार्ज सेम होता है। इसलिए जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसका डी वाला गलत हो जाएगा। अगला सवाल,
कह रहा है दो एक समान धातु की गोलक ए और बी, दो गोले हैं ए और बी, जिनको इंसुलेटिंग मतलब विद्युत रोधी स्टैंड्स पर रखा गया है और एक दूसरे के संपर्क में, मतलब दो गोला है ऐसे, ठीक है, दो गोला है, दोनों को संपर्क में रखा गया है। स्टैंड, जो स्टैंड है वो लकड़ी का, मान लो लकड़ी का या प्लास्टिक का है। अब कह रहा है यदि एक ऋणात्मक आवेशित रॉड है, एक रॉड को ए वाले के पास, ये ए वाला गोला है, ये बी वाला वो गोला है, तो एक ऋणात्मक आवेश को ऐसे, इस पे माइनस चार्ज है, ए वाले गोले के पास लाया जाता है, तो कह रहा है ए और बी किस प्रकार के आवेश विकसित करेंगे। ध्यान देखो, जो रॉड है, ये जो छड़ पे माइनस चार्ज है, तो ए वाले के नज़दीक लाया गया है, तो माइनस प्लस को खींचेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो ए वाले पे प्लस चार्ज आएगा, ए वाले पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस। अब बी वाले पे माइनस चार्ज आएगा, बी वाले पे माइनस, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल था, तो जब प्लस इधर आएगा तो माइनस जाएगा, तो ए पर प्लस और बी पर माइनस। तो पहला यह ए पर धनात्मक आवेश और बी पर ऋणात्मक आवेश होगा, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक, फिर चौथा सवाल कह रहा है दो आवेश 4Q और Q, दो चार्ज है 4Q और Q, इनको 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो अगला सवाल है कि दो चार्ज है, एक 4Q है और एक Q है, ठीक, इनको 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो कह रहा है कहाँ पर, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो ध्यान देंगे इसमें, देखो अगर दो चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बीच में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। कब बीच में, तो बता रहे हैं, अगर दोनों चार्ज प्लस होंगे या दोनों चार्ज माइनस होंगे, अगर दोनों चार्ज प्लस होंगे या दोनों चार्ज माइनस होंगे तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन अगर एक चार्ज प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, अगर एक प्लस रहेगा दूसरा माइनस होगा, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, बीच में जीरो होता है, कहीं इस बगल जीरो होगा। किस बगल, छोटे वाले की तरफ, जिधर छोटा वाला, मान लो अगर ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, मान लो एक बार को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो नहीं होगी, इस छोटे वाले के पास जीरो होगी इस तरफ। लेकिन अगर दोनों प्लस चार्ज है, यहाँ दोनों प्लस चार्ज है, कुछ नहीं, दोनों प्लस चार्ज है, तो दोनों प्लस चार्ज है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो होगा, तो कहाँ जीरो होगा वही निकालना है। अच्छा, कहाँ जीरो होगा, बीच में जीरो होगा। ये भी ट्रिक है, छोटे वाले के नज़दीक में ही होगा, ठीक। तो अगर ऑप्शन से देखा जाए, है कह रहा है देखो बी वाला ऑप्शन देखो, Q से 20 सेंटीमीटर, Q से पूरा 30 है, तो कह रहा है Q से 20 सेंटीमीटर दोनों आवेशों के बीच में, तो दोनों आवेशों के बीच में ही होगा। पहली बात तो दोनों आवेशों के बीच में होगा। है रेखा के बाहर वाला गया, दो ऑप्शन गया, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के बाहर, रेखा के बाहर नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्लस चार्ज है, या दोनों अगर दोनों सेम साइन के होते हैं तो बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो ये दोनों ऑप्शन गया, ठीक है। अब दूसरा, तो ऐसे दो ऑप्शन चला गया। और दूसरा बताए छोटे वाले चार्ज के नज़दीक ही होगा, तो मतलब अगर आधा किया जाए तो 15, आधा किया जाए, आधी दूरी 15 होगी, पूरा 30, आधा कितना होगा 15, आधा कितना होगा 15, तो 15 के इधर ही होगा, छोटे वाले के नज़दीक होगा, तो मतलब Q से नज़दीक होगा। तो दूसरा कह रहा है Q से 20 सेंटीमीटर, तो ये गया बस ए वाला ऑप्शन, बिना सॉल्व किए ए वाला ऑप्शन, बस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है किसी वैद्युत क्षेत्र को E बराबर इतना दिया जाता है, E बराबर है 4I + 10J, ठीक है। कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा है 4I + 10J कह रहा है, सिंपल। किसी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र निम्नलिखित है, क्या है, E बराबर है 4I + 10J न्यूटन पर कूलम, पूर्ण विराम है। उसके बाद फिर कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग से होकर इस क्षेत्र की फ्लक्स कितनी होगी यदि जो यह वर्ग XZ तल के समांतर है। कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है 4I + 10J न्यूटन पर कूलम। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्या रखा जा रहा है, स्क्वायर रखा जा रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्क्वायर रखा जा रहा है, थोड़ा और यार चलते हैं जहाँ जगह है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्क्वायर रखा जा रहा है, X, Y और Z। स्क्वायर का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेकिन जो इस वर्ग है वो XZ प्लेन के पैरेलल है, तो XZ प्लेन देखो, X और Y मिल के XY प्लेन होता है, Y और Z मिल करके YZ प्लेन होता है।
एक्स और जेड, ये वाला प्लेन, मतलब ये वाला प्लेन, ये होगा एक्स जेड प्लेन, एक्स और जेड, भाई बाहर है, बाहर है, भले इसे बनाया गया है, भाई बाहर है, तो एक्स और जेड प्लेन में होता है, तो मतलब ऐसे रखा गया, जो प्लेट है ऐसे रखा गया है, तो उसका एरिया वेक्टर से ऊपर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर याद, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर तल के लंबवत होता है, तो उसका एरिया वेक्टर से ऊपर होगा। जो एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन में ऐसा रखा गया, तो उसका एरिया वेक्टर से ऊपर होगा। एरिया वेक्टर ऊपर होने का मतलब जे कैप, भाई आई कैप होता है, ऊपर जे है के कैप, तो इसका अगर एरिया लिखा जाए एरिया, तो एरिया होगा 10 × 10, तो एरिया जो होगा वो होगा 10 × 10, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, और सेंटीमीटर इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -4 से, उसको मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तो मीटर स्क्वायर बनाने के लिए और हो जाएगा जे का कैप, क्योंकि ऊपर की तरफ है, तो एरिया हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एरिया आ गया। तो हमको पता है फाई बराबर होता है ई डॉट ए, यहाँ लगेगा फाई बराबर ई डॉट ए, देखो बड़ कान कर रहा है, फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट ए। अब तुम लोग को याद हो, अगर दो वेक्टर हैं तो ए डॉट बी क्या होता है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, दो वेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है। अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और दूसरा वेक्टर है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, अगर ऐसा है तो ए डॉट बी क्या होता है, आई वाले के आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के साथ गुणा करते हैं। तो ऐसे जब यहाँ पर ई डॉट ए निकालेंगे, ई डॉट ए जब निकालेंगे तो आई वाले क्या 4 आई, इसमें आई है नहीं है तो 0 हो जाएगा, प्लस जे वाले का जे वाले के साथ, तो 10 से गुणा करेंगे इन तीनों का, तो 1 10 ऊपर का और 2 10 पैनवा से है, और 10 की पावर हो जाएगा -4, और फिर के वाले का के वाले के साथ, तो के वाला ये नहीं है, तो जो आंसर आएगा फाइनल आंसर देखो ये बचेगा 3 थे 0 खा जाएगा ये, तो बचेगा 10 की पावर -1 मतलब 0.1 आएगा आंसर, तो 0.1 सी वाला आंसर। ठीक, अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल है कि कौन सा कथन गलत है, मतलब उस कथन को चुनिए जो गलत है। तो पहला हिस्सा गलत है, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है, यही बात गलत हो गया। दूसरा कह रहा है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, बात सही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये भी बात सही है। ठीक है, और बल रेखा मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखा, बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदान करता है या दर्शाती है, बात सही है। एक ऋणात्मक परीक्षण आवेश को छेद की दिशा के विपरीत बल अनुभव होता है, बात सही। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई माइनस चार्ज रखा जाए, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई माइनस चार्ज रखा जाए तो फिर जो फोर्स आता है वो उल्टा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, विपरीत दिशा के विपरीत बल अनुभव होता है। तो तीनों सही है, बाकी सब गलत है, बाकी बचा मतलब पहला गलत है, तो यहाँ पहला ही गलत है, क्लोज लूप नहीं बनाता है। अगर थोड़ा बहुत मैं दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट एकांक धनात्मक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अगर छोड़ा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर छोड़ा जाए तो वो भागेगा, तो जिस रास्ते से वो भागता है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकलती है, माइनस में बाकी मिल जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अपनी लंबाई को घटाना चाहती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने बीच की दूरी हमेशा बढ़ाना चाहती हैं। ठीक, अगर एक डायपोल है तो डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होती हैं, अगर एक डायपोल है तो डायपोल की वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं। ठीक है, अगर 2 प्लस चार्ज है, 2 प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होती हैं, ऐसे निकलती हैं। अच्छा, छतरी बनता है, छतरी। ठीक, तो अगर दोनों प्लस चार्ज, अगर दोनों माइनस चार्ज है तो भी ऐसा होगा, बस तीर अंदर की तरफ होता है, और कुछ अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी चालक को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक के सतह के लंबवत ही होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 7वां,
छठवां नहीं है क्या? है तो छठवां, छठा कर तो लिए छठवां, अब सतवां करेंगे। कह रहा दो समान आवेशित गोले बराबर लंबाई की डोरियों से लटके हुए हैं। डोरियां एक दूसरे से 30 अंश है, 30 अंश होगा, 300 नहीं 30 अंश है, 30 अंश का कोण बनाती हैं। जब इन्हें 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है तो कोण वही रहता है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम इतना है तो द्रव का परावैद्युत स्थिरांक क्या होगा? ठीक, तो ये सवाल नहीं करेंगे हम लोग, ये बता रहे हैं क्यों, ठीक है, या करेंगे टाइम, क्योंकि इसमें जानते हो क्लास 11th का भी है, इसमें क्लास 11 का थोड़ा आएगा बायोंसी फोर्स, उत्प्लावन बल, इसमें क्लास 11th का उत्प्लावन बल भी आएगा। तो इसमें उत्प्लावन बल का कौन सा लगाना पड़ेगा तब होगा। अब मुझे नहीं लगता है कि उत्प्लावन बल से सवाल आएगा कि क्लास 11th का, अगर देखेंगे लास्ट में समय मिलेगा तो करेंगे। 8वां करते हैं। कह रहा एक समान रूप से आवेशित चालक गोला जिसकी त्रिज्या 1.3 मीटर है कि है सतही आवेश घनत्व, मतलब सिग्मा दिया, उसका सिग्मा इतना है, तो गोले की सतह से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? सवाल ये है कि एक गोला है, उसका रेडियस दिया, रेडियस कितना दिया है 1.3 मीटर, एक गोले का रेडियस दिया 1.3 मीटर, उस पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो कितना चार्ज नहीं दिया, सिग्मा दिया, सिग्मा सिग्मा दिया है 70 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो पूछा इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो लगाएंगे गॉस लॉ। पूछा है इससे गोले से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो लगाएंगे गॉस लॉ, गॉस लगाएंगे। गॉस लॉ कहता है फाई बराबर होता है क्यू इंक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक। उसके बाद तो यहाँ पर फाई बराबर हो जाएगा, क्यू इंक्लोज होगा सिग्मा गुणे ए, क्यू इंक्लोज हो जाएगा, यहाँ क्यू दिया नहीं है तो सिग्मा गुणे ए से क्यू आएगा, क्यू बराबर होता है और सिग्मा गुणे ए और ये एप्सिलॉन नॉट। अब सब दिया है, सिग्मा दिया है 70 माइक्रो 10⁻⁻⁶, ठीक है। उसके बाद ए होता है 4 पाई स्क्वायर, गोले का ए होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, और नीचे ये अगर एप्सिलॉन नॉट लिया जाए, एप्सिलॉन नॉट, तो उसको लिख सकते हैं 8.8 और 10⁻12। अब इसी को सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। तो भाई देखो 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो 10⁻6 बचेगा, ठीक। अब जो बचा एक बार लिखते हैं, यही लिखते हैं या यही लिखते हैं, चलो, तो हो गया 70 × 10⁻6 और 4 पाई, आंसर मिलाना ही पड़ेगा, हाँ। अब आर दिया 1.3, आर दिया 1.3, तो उसका स्क्वायर, तो इसको थोड़ा खसकाते हैं, चलो, हाँ। तो 1.3 और 1.3, तो 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई और आर का स्क्वायर, तो आर है 1.3, तो 1.3 × 1.3, और नीचे बचा है 8.8। ऊपर का एक पॉइंट, नीचे का एक पॉइंट गायब हो जाएगा, 8.8 का 1.3 का पॉइंट से पॉइंट गायब हो जाएगा, 70 का 0 पॉइंट ख़त्म कर देगा, तो बचेगा 7 और 4 और पाई और 13 × 13 हो जाएगा, 13 × 13, और नीचे हो जाएगा 88, हो जाएगा 10⁻6, ठीक। अब पाई का मान ध्यान दो, पाई का मान रखेंगे 22/7, पाई का मान रखेंगे 22/7, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4 और 22 और 13 × 13 और 10 की पावर बचेगा 6 और नीचे 88। अब देखो 22 चौके 88, तो 22 चौके 88 गायब हो जाएगा, तो 13 × 13 बचेगा, तो 169 × 10 की पावर 6। अगर इसको पॉइंट लगा लिखा जाए यहाँ पर तो 1.69 और 10 की पावर 8 हो जाएगा, 8 वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर इसका प्रतिकूलाम, तो 10 की पावर 8, तो 1.69, तो 1.7 वाला ऑप्शन होगा, 1.7 वाला, लेकिन 10 की पावर, अच्छा देखो दोनों ऑप्शन में -8 ऐसा नहीं होगा, एक ऑप्शन +8 होगा, तो आंसर मान लो यही होगा 1.7
1.7 वाला आंसर होगा, लेकिन देखो दोनों ऑप्शन में -8 ऐसा नहीं होगा, एक ऑप्शन में +8 होगा, तो 1.7 और उसकी पावर 8 ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, 9वां सवाल करते हैं, समझ में आया? तो गॉस लॉ लगाए हैं, Q इंक्लोज अपॉन साइन नॉट, और Q बराबर है सिग्मा अपॉन ए, तो सिग्मा Q बराबर है सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए लगाएं, अब साइन नॉट सबकी वैल्यू रखें, सिग्मा दिया था ए होता है 4 पाई स्क्वायर, सब रखते हैं, सॉल्व करते गए तो 1.69 आया, जो कि अप्रॉक्सीमेट ले लिए 1.7, और 10 की पावर +8 आया, ऐसा ऑप्शन में है नहीं, दोनों -8 कर दिया है, तो एक कोई होगा +8 वाला। आगे बढ़ते हैं हम, कह रहा है सवाल नंबर 9वां है, एक बिंदु आवेश और एक द्विध्रुव के कारण किसी निश्चित बिंदु पर विद्युत विभव क्रमशः समानुपाती होता है। ठीक, एक पॉइंट चार्ज है, एक डायपोल है, एक पॉइंट चार्ज और एक डायपोल है, उसकी वजह से पॉइंट चार्ज की वजह से और डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव V होता है वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है? तो अगर देखा जाए पॉइंट चार्ज के लिए V बराबर होता है KQ/R, और डायपोल के लिए V बराबर होता है KP cos θ अपॉन R का स्क्वायर। ठीक, तो अगर देखा जाए यहाँ पर जो V है वो प्रोपोर्शनल है 1/R, 1/R मतलब R की पावर -1, और यहाँ पर देखा जाए जो V है वो प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर के, 1/R स्क्वायर मतलब R की पावर -2, तो R की पावर -1 और R की पावर -2 वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, सवाल नंबर 10वां करेंगे, कह रहा एक आवेशित गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव, तो याद रखेंगे कोई कंडक्टर है, अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, उस पर चार्ज है, खोखला गोला है, ठीक है, तो खोखले गोले के लिए खोखला गोला बोल दिया है, खोखले गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, E 0 होता है, लेकिन जो V होता है V होता है वो कांस्टेंट होता है, तो खोखले गोले के अंदर E 0 होता है लेकिन V होता है कांस्टेंट, तो V होता है कांस्टेंट, स्थिर होता है, इज ए कांस्टेंट। फिर कह रहा है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो क्या क्या होता है? पहला, सभी बिंदुओं पर समान विभव होता है, बात गलत है, अगर तुमको याद हो हम बताए भी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ 100 वोल्ट है, मान लो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का विभव 100 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहाँ कोई खड़ा है, इसका विभव 100 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाओगे आगे तो वोल्टेज घटता है, पीछे जाओगे तो वोल्टेज बढ़ता है। इलेक्ट्रिक भले इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ई हर जगह सेम रहेगा, ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ई हर जगह सेम रहेगा, ई मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वो हर जगह 10 रहेगा, लेकिन जो V हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव वो नहीं सेम रहता है, आगे जाने में घटता है, पीछे जाने में बढ़ता है, तो पहला ऑप्शन गया, सभी बिंदुओं पर समान विभव होता है, गया। फिर कह रहा है समान दूरी पर स्थित बिंदुओं की जोड़ी का विभवांतर समान होता है, ये कह रहा है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट मान लो एक पॉइंट ए है, इससे बराबर दूरी पर एक पॉइंट यहाँ पर है B, इसकी भी दूरी R है, और एक पॉइंट यहाँ पर भी है C मान लो, इसकी भी दूरी R है, तो कह रहा है अगर दूरी बराबर, कह रहा है अगर ये दूरी बराबर है, 2 पॉइंट है, दोनों की दूरी बराबर है, कह रहा है किसी पॉइंट से मान लो 2 पॉइंट है, पॉइंट ए से 2 पॉइंट ले लिया B और C, पॉइंट ए से 2 पॉइंट ले लिया B और C, और कह रहा है अगर दोनों की दूरी बराबर तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V सेम होगा। नहीं, अगर तुम लोग को याद एक फॉर्मूला कि डेल्टा V बराबर होता है -E डेल्टा R इंटू कॉस थीटा, ये होता है, ऐसे होता है, डेल्टा V बराबर होता है -E डॉट डेल्टा R, ये फॉर्मूला होता है, डेल्टा V बराबर होता है -E डॉट डेल्टा R। ठीक, तो यहाँ इसको A डॉट B को खोलेंगे तो AB कॉस थीटा, तो देखो यहाँ पर दूरी भले मान लो E मान लो 100 है, मान लो E 100 है, और ये दूरी भी मान लो 20 है, ये दूरी भी 20 है, दोनों भी दूरी मान लो 20 है, दोनों दूरी मान लो 20 है, लेकिन दोनों के लिए थीटा अलग अलग है, इसलिए दोनों का डेल्टा V क्या होगा? अलग अलग। तो डेल्टा V केवल दूरी पर नहीं थीटा पर भी निर्भर करता है, इसलिए अगर दूरी बराबर है तो डेल्टा V बराबर ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये भी गया दूसरा ऑप्शन भी। कह रहा है नो 2 पॉइंट्स कैन हैव सेम पोटेंशियल, कह रहा है कोई 2 बिंदु समान विभव पर नहीं हो सकते, ये भी बात गलत है। कह रहा है अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आगे जाने, ध्यान दो, अगर यहाँ 100 वोल्ट है, आगे जाओगे वोल्टेज घटेगा, पीछे जाओगे वोल्टेज बढ़ेगा, आगे जाओगे 100 से 90 होगा, 80 होगा, पीछे जाओगे 100 से 110 होगा, 120 होगा, लेकिन अगर उसी 90 डिग्री जाओगे, 90 डिग्री पर ऊपर सीधे हम खड़िया
एकदम खड़िया अगर जाओगे सीधे ऊपर जाओगे, सीधे ऊपर जाओगे खड़िया, तब वोल्टेज ना ही घटता है ना ही बढ़ता है। मतलब अगर यहाँ 100 वोल्ट है तो ऊपर भी 100 वोल्ट होगा, उसके ऊपर भी 100 वोल्ट होगा। सीधे 90 डिग्री जाने पे वोल्टेज नहीं बदलता है। इसका मतलब यहाँ भी 100 वोल्ट, अगला भी 100 वोल्ट, मतलब सेम हो रहा है। और ये कह रहा है सेम नहीं हो सकता, इसलिए भी गलत। तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 12 कह रहा है 200 वोल्ट में विद्युत क्षेत्र में एक निश्चित बिंदु पर विभव है। ठीक, कह रहा है कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है, उस बिंदु तक एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया गया कार्य होगा। सिंपल सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है, यहाँ का वोल्टेज है 200 वोल्ट। विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु, उसका विभव है 200 वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन को कह रहा है, इलेक्ट्रॉन को लाया जा रहा है, यहाँ ला के रखा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को ला के यहाँ रखा जा रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन को ला के यहाँ रखा जा रहा है। तो किया गया कार्य पूछा है, तो ध्यान देंगे। कुछ नहीं कहा तो ये मानेंगे इन्फिनाइट से आ रहा है, इन्फिनाइट से, वरना इसको बताना चाहिए था कि कहाँ से ला रहे हैं। तो कुछ नहीं कहा, ये मानेंगे कि बहुत दूर इन्फिनाइट से आ रहे हैं। अच्छा, इन्फिनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो वर्क डन होता है, किया गया कार्य होता है Q इंटू वी होता है। ठीक, मेन फार्मूला होता है वर्क डन का, मेन फार्मूला होता है, अगर देखा जाए मेन फार्मूला तो Q इंटू डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी। तो Q यहाँ पर -1.6 क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और साइन के साथ रखेंगे जब वर्क निकालते हैं, 10 की पावर -19। और डेल्टा वी मतलब फाइनल वोल्टेज, तो 200। डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी होता है V2 - V1। तो V2 मतलब जहाँ के ला के रखा जा रहा है, तो 200। अब V1 मतलब जहाँ से लाया जा रहा है, तो ये मानेंगे इन्फिनाइट से लाया जा रहा है। और इन्फिनाइट पे वोल्टेज हम 0 लेते हैं, इन्फिनाइट पर पोटेंशियल 0 होता है, इन्फिनाइट पर विद्युत विभव 0 होता है। तो ये गुणा कर देंगे तो -1.6, 10 की घात -19 और गुणे 200, तो हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 3.2 हो जाएगा, और 2 जीरो उसको दे देंगे 10 की पावर -17 जूल, यही आएगा। तो ये वाला होगा, लेकिन माइनस के साथ होगा, माइनस के साथ, सही नहीं दिया था। ठीक है, माइनस के साथ होगा। फिर कह रहा है समांतर पट्टी का संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी धारिता निर्भर करती है। कह रहा है समांतर पट्टी का संधारित्र है, तो अगर याद हो, अगर पहला प्लेट कैपेसिटर होता है समांतर पट्टी का संधारित्र, तो C बराबर होता है ε0 A/d। समांतर पट्टी का संधारित्र C बराबर होता है ε0 A/d, यही होता है। तो देखो, अगर देखो प्लेट की मोटाई पर निर्भर नहीं कर रहा है। उसके बाद प्लेट को बनाने वाले धातु, इस पर भी निर्भर नहीं करता है। हाँ, एरिया पर निर्भर करता है, V पर भी नहीं निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, एरिया पर। तो डी ऑप्शन देखो, कर रहा है एरिया पर। C बराबर ε0 A/d, एरिया पर निर्भर कर रहा है, एरिया। D मतलब दोनों प्लेट के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ε0 मतलब माध्यम का, तो माध्यम, अगर वैक्यूम होता है तो ε0 लेते हैं, वैक्यूम नहीं होगा तो K से गुणा कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। तो मीडियम पर 3 चीज़ निर्भर करता है, मीडियम पर, तो माध्यम पर, और प्लेट के एरिया पर, और इनके बीच की दूरी पर। प्लेट किस चीज़ का है इस पर निर्भर नहीं करता, ध्यान देंगे। प्लेट एल्युमिनियम है कि लोहा है कि तांबा है, इस बात पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और दूसरा प्लेट की मोटाई क्या है इस पर भी निर्भर नहीं करता। हाँ, प्लेट का एरिया, प्लेट के बीच की दूरी, इस बात में। और कितना इनका वोल्टेज इस पर निर्भर नहीं करता, ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। फॉर्मूला में देखो दिख रहा है। अगला, हाँ, कह रहा है एक समांतर पट्टी का संधारित्र, पट्टी का ट्रांसलेशन बड़ा गड़बड़ हुआ है, तो हम अगली बार ध्यान देंगे, घबराओ नहीं। एक समांतर पट्टी का संधारित्र को आवेशित किया गया और फिर अलग अलग कर दिया गया, प्लेट के बीच की दूरी पर बढ़ाने पर क्या होगा। कह रहा है ध्यान दो, एक पहला प्लेट कैपेसिटर है, उसको बैटरी चार्ज किया जा रहा है, उसको मान लो एक बार को 100 वोल्ट की बैटरी चार्ज किए, तो जहाँ चार्ज करोगे तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज करने के बाद कह रहा है इनको बैटरी से अलग कर दे रहे हैं, चार्ज करने के बाद इसको बैटरी से अलग कर दे रहे हैं, चार्ज करने के बाद इसको बैटरी से अलग कर दे रहे हैं हम, चार्ज करने के बाद। अब जब बैटरी से अलग कर दे रहे हैं, बैटरी से अलग करने के बाद कह रहा है इसके बीच की दूरी को बढ़ा रहा है, प्लेटों की बीच की दूरी पर अगर बढ़ाया जाए तो ध्यान दो, जब बैटरी से अलग हो जाएगा, बैटरी से अलग होगा इसका तार टूट गया, जब तार टूट गया तो चार्ज नहीं बदलेगा। प्लेट को घटाओ बढ़ाओ, प्लेट को छोटा बड़ा करो या आगे पीछे करो, इस पर जितना चार्ज था उतना ही चार्ज आएगा, तो चार्ज नहीं बदलेगा। तो आवेश, पहला है आवेश, तो आवेश स्थिर रहेगा, तो स्थिर वाला ये तीनों ऑप्शन है। चार्ज नहीं बदलेगा,
ठीक है। अब देखा जाए सी, तो सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो अगर डी बढ़ाओगे तो सी घटेगा। धारिता तीसरे में देखो, धारिता तीसरे नंबर पे है, इसलिए तीसरे में धारिता, तो धारिता घटेगा। तो देखा जाए इसमें भी घटेगा और इसमें भी घटेगा, तो 2 घटेगा। ठीक है, ऑप्शन छाट रहे पर बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, उसमें कह दिया चार्ज बढ़ेगा, चार्ज नहीं घटेगा ना ही बढ़ेगा। सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि उसमें कह रहे हैं धारिता बढ़ेगी, क्योंकि दूरी बढ़ाओगे, डी बढ़ाओगे तो सी घटेगा, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन गया, ये गया। अब देखते हैं वी के बारे में, वी। ठीक है, तो अगर तुम लोग याद हो, वी बराबर होता है क्यू बटे सी, और सी क्या होता है, सी होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो सी रखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो डी ऊपर जाएगा। तो डी बढ़ा रहे हो तो वी बढ़ेगा, वी क्या होगा, बढ़ेगा, तो वी बढ़ेगा, तो मतलब यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है जब एक संधारित्र की प्लेटों के बीच डायरेक्टिंग मतलब परावैद्युत डाला जाता है तो धारिता का मान बढ़ जाता है, ये वाला ऑप्शन। अगर के वैक्यूम है तो सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पूरी तरह डायरेक्ट्रिक का भर दिया जाए तो सी डैश हो जाता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन मान लो ऐसे प्लेट है, कैपेसिटर है, थोड़ा बहुत अगर उसमें डायलेक्ट्रिक बढ़ा जाए, के क्या यहाँ पर परावैद्युतांक है, अगर थोड़ा सा पूरा नहीं थोड़ा अगर डायलेक्ट्रिक बढ़ते हैं तो तब हो जाता है सी डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, जहाँ टी है इस मामले में, टी क्या है, इस परावैद्युत की मोटाई। ठीक, हाँ, बस इसके आगे अब अगले लेक्चर में चलो।